गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अवनीश सिंह तोमर और हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के साइंस को। और आज हम सेकंड वीडियो पढ़ने वाले हैं जो मुख्य रूप से बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ रहे थे, मतलब जो 9th क्लास में आप पढ़कर आ चुके हैं और जिनकी सहायता हमें 10th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में लेनी है। उन चीजों को हम कंप्लीट कर रहे थे। हमने पढ़ लिया था भाई कि तत्व किसे कहते हैं। तत्व एक शुद्ध पदार्थ होता है, मुख्य रूप से छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है और इन कणों को परमाणु कहा जाता है। और फिर हमने ये जो कण होते हैं परमाणु, इनके बारे में पढ़ा। ये जो परमाणु होते हैं प्रकृति में स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकते, लेकिन रासायनिक अभिक्रियाओं में ये भाग लेते हैं। हम ये पढ़ रहे थे भाई। और रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान इनका रूप परिवर्तित नहीं होता है। क्लियर है भाई। और भी बहुत सारी बातें हमने जानी थी कि परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं, परमाणु भार किसे कहते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, प्रोटॉन कहाँ होते हैं और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं। तो इतनी सारी चीजों को हम पढ़ चुके हैं। तो एक आध वीडियो और पढ़ेंगे बेसिक का, फिर चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। क्योंकि देखो समय हमारे पास बहुत है। आज तक आपने जो चीजों को रटा है, आज उन्हें समझने का समय आ गया है भाई। क्योंकि 11th और 12th क्लास में जब आप पहुंचते हैं तो रटा हुआ आपके काम नहीं आता। जो चीजें आपने समझ रखी हैं उन्हीं चीजों का उपयोग आपको करना पड़ता है। देखेंगे, देखो हम परमाणु के बारे में पढ़ चुके हैं भाई। क्लियर है। हमने परमाणु के बारे में बहुत कुछ पढ़ लिया है। इसके बाद देखो अणु के बारे में देखते हैं, लेकिन परमाणु के बारे में अभी डिटेल और पढ़नी है हमें। उससे पहले बाकी की जो दोनों चीजें हैं उन्हें निपटा लेते हैं। अणु, अणु को कहते हैं मॉलिक्यूल्स। अणु या फिर मॉलिक्यूल्स परमाणु के बिल्कुल विपरीत होते हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं, अणु वे पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ जो, अणु वे पदार्थ होते हैं जो परमाणु से मिलकर बने होते हैं, मिलकर बने होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं भाई, अणु कहते हैं। क्लियर। जो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अणु कहते हैं। और अणु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। ये वाली बात आप याद रखना। अणु प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। बिल्कुल उल्टा करते हुए चल रहे हैं हम परमाणु का। अगर आपने पिछली क्लास नहीं पढ़ी है तो पहले इसका पार्ट 1 पढ़ें, बेसिक पार्ट 1। तो उसमें बहुत सारी चीजों को हमने समझा है भाई। देखेंगे, दो बातें हो गई। जो अणु होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो परमाणु यानी कि एटम से मिलकर बने होते हैं और ये प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं। और अणु कभी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। अणु कभी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। तो ये वाली बात आपको याद रखनी है, कभी भी रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन का परमाणु है, ये भी हाइड्रोजन का परमाणु है। दोनों मिलकर बनाएंगे हाइड्रोजन का अणु H2। ये कहलाएगा हाइड्रोजन का अणु। तो अणु के बारे में हमें यही एक दो बातें याद रखनी है और ज्यादा डिटेल में नहीं जाना। हमारा जो यूज होगा वो या तो हम तत्व को पढ़ेंगे या फिर परमाणु को। क्लियर है। आप इनकी डेफिनेशन लिख लें, बस इतना क्लियर है भाई। इसके बाद हम देखते हैं यौगिक को। यौगिक क्या होते हैं भाई, यौगिक क्या होते हैं, पहले तो यही समझें। यौगिक या यौगिक को कंपाउंड कहते हैं। किस नाम से जानते हैं इंग्लिश में, कंपाउंड, कंपाउंड के नाम से भी जानते हैं भाई। तो आप याद रखना यौगिक या कंपाउंड क्या होते हैं। सबसे पहली बात तो आपको यह याद रखनी है कि जिस प्रकार से तत्व एक शुद्ध पदार्थ था, उसी प्रकार से यौगिक भी एक शुद्ध पदार्थ होता है। यौगिक भी एक शुद्ध पदार्थ होता है। और यह बनता कैसे है, देखो तत्व प्रकृति में पाए जाते हैं, लेकिन जो यौगिक होते हैं, सही है, जो यौगिक होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है, मतलब उनका निर्माण किया जाता है। कैसे, मैं डेफिनेशन लिखा रहा हूं, डेफिनेशन लिखें फिर समझते हैं भाई हम। क्लियर है। देखेंगे, देखो बेशुद्ध पदार्थ जो दो या दो से
अधिक शुद्ध पदार्थों या शुद्ध के स्थान पर ये लिख सकते हैं वे शुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक तत्वों के परमाणुओं के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के फलस्वरूप निर्मित होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं भाई, यौगिक कहते हैं। क्लियर है? फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, वे शुद्ध पदार्थ जो दो या दो से अधिक परमाणुओं के एक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोग के फलस्वरूप निर्मित होते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, यौगिक या कंपाउंड कहते हैं। जैसे हम देख रहे हैं भाई, देखो बहुत ध्यान से समझना, जैसे नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के संयोग से बना रहे हैं हम अमोनिया। इसका नाम क्या है भाई, अमोनिया। आप याद रखेंगे अमोनिया क्या होती है भाई, NH3। अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है, NH3। अब यहां पर ध्यान से देखें परमाणु, देखो नाइट्रोजन का एक आयतन परमाणु लिया गया है, हाइड्रोजन के 3 आयतन। तो अगर अमोनिया आपको बनानी है तो नाइट्रोजन का एक अणु लेना पड़ेगा और हाइड्रोजन के 3। उससे पहले अमोनिया का निर्माण नहीं हो सकता। जैसे यहां पर हमने नाइट्रोजन का भी एक लिया है और हाइड्रोजन का, तो 1:1 में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को लेने पर कभी भी अमोनिया नहीं बन सकती। इसी चीज का मतलब है एक निश्चित अनुपात में जब तक आप नहीं लेंगे कोई भी यौगिक निर्मित नहीं हो सकता। तो हमें हाइड्रोजन के कितने करने पड़ेंगे भाई, 3, और जब ये हम करेंगे तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा। क्लियर है? जैसे जल भी एक प्रकार का क्या होता है, यौगिक। जल भी एक प्रकार का यौगिक होता है। देखो आप जानते हैं ये जल होता है भाई, इसमें हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 और ऑक्सीजन का 1। हाइड्रोजन के 2 और ऑक्सीजन का 1। तो हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से क्या बनाना है, जल। तो आप देखेंगे यहां पर भी एक लिया है हमने और यहां पर भी। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के संयोग से जल कब तक नहीं बन सकता भाई, तब तक नहीं बन सकता जब तक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1 ना हो। तो हम क्या करेंगे भाई, इसे 2 कर देंगे और 2 करने पर जैसे ही ये 2 होगा, क्या होगा, आपका जल निर्मित हो जाएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। जब तक इसे आप नहीं समझेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में नहीं जान सकते, क्योंकि हमें सबसे पहला चैप्टर रासायनिक अभिक्रियाएं ही पढ़नी है, टाइप्स ऑफ रिएक्शन और उनकी बैलेंसी कैसे कंप्लीट होती है। जैसे मैंने इसे बैलेंस करने के बाद यहाँ पर 2 लिखा भाई, सही है, क्यों, क्योंकि देखो हाइड्रोजन के 6 हो रहे हैं, नाइट्रोजन के 2, यहाँ पर नाइट्रोजन का कितना, 1। रेशो तो 1:3 है। क्या वास्तविक परमाणु एक जैसे हैं, नाइट्रोजन के 2 हैं, यहाँ पर कितना, 1। तो मैंने कितने से मल्टीप्लाई करी, 2 से करी, नहीं करी। उसी प्रकार से यहाँ पर देखना जरा, रेशो तो 2:1 है, लेकिन क्या वास्तविक परमाणु बराबर हैं, हाइड्रोजन के 2 हैं और यहाँ पर हाइड्रोजन के 4 हैं। तो 4 करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 से। क्लियर है भाई? तो ये होता है रासायनिक अभिक्रियाओं को संतुलित करना, और ये भी हम पहले ही चैप्टर में हम सीखने वाले हैं। बताओ यहां तक का क्लियर है भाई? और देखो बिल्कुल भी ये नहीं समझे ये बेकार की चीजें हैं, जब तक ये नहीं आएंगी तब तक आगे की चीजें आप नहीं समझ सकते। रटने वाली बात तो ये है, आपको मैं पॉइंट टू पॉइंट लिखा दूं, आप रट लें, बात खत्म। सही है? तो ऐसा पढ़ना बेकार है। घर पर बैठे काम करें फैक्ट्री में, कोई वो नहीं है समस्या इससे। अगर आप समझते हुए नहीं पढ़ रहे तो बेकार है आपका पढ़ना भाई। सही है? आगे का देखते हैं। देखो हमने जो हेडिंग लिखे थे वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं भाई। हमने तत्वों को पढ़ लिया, हमने परमाणु को पढ़ लिया, हमने अणु को पढ़ लिया, हमने यौगिक को पढ़ लिया। ये सारे पदार्थ क्या होते हैं, किस प्रकार के निर्मित होते हैं, इनके गुण क्या होते हैं, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ते हैं हम
तत्वों की और परमाणुओं की ओर, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमें वहां से जानने को मिलेंगी। देखेंगे, देखो एक चीज और याद रखना, एक हेडिंग और रह गया है आयन। क्या रह गया है भाई? आयन। आयन क्या होता है? सही है, सबसे पहले आप यही समझे आयन क्या होता है भाई। आयन को इंग्लिश में भी आयन ही कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इंग्लिश में भी आयन ही कहते हैं। तो जब किसी तत्व के परमाणु द्वारा, आयन होते क्या हैं वो डेफिनेशन पढ़ रहे हैं। जब किसी तत्व के परमाणु द्वारा एक इलेक्ट्रॉन, एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन या तो ग्रहण किए जाते हैं या फिर त्याग किए जाते हैं। जब किसी तत्व के परमाणु द्वारा एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं या फिर त्याग किए जाते हैं, तब उसी को हम क्या कहते हैं भाई? आयन कहते हैं। तब उसी को हम क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। क्लियर है? अब देखो कब, और नई लाइन से लिखेंगे, आयन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के, एक तो धनायन, एक होता है धनायन और दूसरा होता है ऋणायन। आयन कितने प्रकार के होते हैं भाई? दो प्रकार के होते हैं, एक होता है धनायन और दूसरा होता है ऋणायन। तो बहुत ध्यान से समझेंगे, जो धनायन होता है उसे कैटायन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? कैटायन। और जो ऋणायन होता है उसे एनायन कहते हैं। क्या कहते हैं? एनायन। धनायन कब बनता है और एनायन कब बनता है? आप समझें, जब परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तब धनायन बनते हैं, और जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तब उस पर कैसा आवेश आता है? ऋणायन। जैसे एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं, जैसे ये सोडियम का परमाणु है भाई, सही है, ये है सोडियम, Na लिखते हैं हम सोडियम के लिए, प्रतीक है। अभी इनके बारे में भी हम समझेंगे। आप में से कुछ स्टूडेंट तो जानते होंगे भी प्रतीकों के बारे में, लेकिन कुछ नहीं जानते होंगे, तो हम सभी को एक साथ लेकर चलेंगे भाई, सही है। सोडियम, तो सोडियम क्या करता है भाई? एक इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से निकाल देता है, और जब इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो उस पर एक प्लस का आवेश आ जाता है। कितने आएंगे? अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा यानी कि इसने क्या करा? त्याग कर दिया, डोनेट कर दिया दूसरे को, तो इस पर कितना आवेश आएगा? एक। जैसे मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन त्यागता है। ये फिक्स होते हैं कि कौन कितने इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। अभी थोड़ी देर बाद हम समझ जाएंगे कि मैग्नीशियम ने 2 ही इलेक्ट्रॉन क्यों त्यागे, सोडियम ने एक ही इलेक्ट्रॉन क्यों त्यागा। सारी चीजें हम समझेंगे। आप बस ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, आपके स्कूल के, मोहल्ले के जो कोई भी हैं सभी को इस चैनल के बारे में बताएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करो, बस सब कुछ हम समझ लेंगे भाई। और 11वीं क्लास में आपको ऐसा लगेगा जैसे हमने सारा कुछ पढ़ रखा है पहले से ही। आप जब बेसिक समझ जाएंगे तो कोई समस्या ही नहीं रहेगी। इतना क्लियर है भाई? अगर मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो 2 प्लस के आवेश आएंगे। इसी प्रकार से होता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या करता है भाई? 3 इलेक्ट्रॉन त्यागता है, और 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इस पर कितने आवेश आ जाएंगे? 3। तो क्लियर है भाई? इस बात को अभी आप ऐसे ही समझें, इंटरनल बात अभी आपको समझ में नहीं आएगी, हो सकता है अगली वीडियो में हम इस चीज को डिस्कस करें भाई। तो देखेंगे ये सारे के सारे क्या हैं? आपके धनायन। अब ऋणायन के एग्जाम्पल देख रहे हैं, जैसे आप समझें Cl क्या करता है भाई? एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है। Cl एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है यानी कि ग्रहण कर लेता है, और जब ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो Cl माइनस, एक माइनस का आवेश आ जाता है, सही है। इसके बाद देखो ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, और 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के बाद ऑक्सीजन पर माइनस का 2 चार्ज आ जाता है। कितना आ जाता है भाई? माइनस का 2 चार्ज आ जाता है। उसी प्रकार से नाइट्रोजन 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और इस पर माइनस का 3 आवेश आ जाता है। तो ये सारे के सारे हैं आपके ऋणायन। क्या है भाई? ऋणायन। तो क्लियर हो गया आयन क्या होते हैं। आयन जब किसी तत्व का कोई परमाणु एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन को या तो दूसरे परमाणुओं से ले ले
या फिर दूसरे परमाणुओं को दे दे अर्थात ग्रहण कर ले या फिर त्याग दे, तब उसके फलस्वरूप आयन निर्मित होते हैं और ये दो प्रकार के होते हैं, कैटायन यानी कि धनायन, एनायन यानी कि ऋणायन। इनके ऊपर कैसा आवेश होता है, प्लस का पॉजिटिव चार्ज, और ऋणायन के ऊपर कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव का चार्ज। इतना क्लियर है भाई, सही है। आगे पढ़ते हैं, देखो देखेंगे, देखो आगे की चीजें और समझेंगे भाई बहुत ध्यान से। इतना तो क्लियर होगा। आगे देखो और क्या क्या हम पढ़ सकते हैं भाई, जैसे हम तत्व और परमाणु को देख रहे हैं। देखो यहीं से आपकी चीजें बनेंगी भाई, तत्व और परमाणु। देखो तत्व हमने पढ़ लिया, शुद्ध पदार्थ होता है, और परमाणु उसका सूक्ष्मतम कण होता है। परमाणु तत्व का सूक्ष्मतम कण है, ये बात हमने पढ़ ली है। और हमने पढ़ भी लिया है भाई, जैसे ये सोडियम का परमाणु है तो इसकी दो प्रॉपर्टी होती हैं, एक तो इसका परमाणु क्रमांक 11 और ये होता है परमाणु भार, और ये होता है परमाणु क्रमांक। सही है भाई, ये क्या होता है, परमाणु क्रमांक। तो ये दो बातें समझ में आ रही है भाई, 23 परमाणु भार और 11 क्या होगा, परमाणु क्रमांक। कहने का मतलब ये है, यहां बेस में जो कुछ भी लिखा होगा वो परमाणु क्रमांक होगा और इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे Z से। और किसी भी परमाणु में जितना उसका परमाणु क्रमांक होता है उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं और उतने ही उसमें प्रोटॉन। यानी कि सोडियम के परमाणु में 11 इलेक्ट्रॉन होंगे और 11 ही प्रोटॉन होंगे। परमाणु भार को एक और नाम दिया गया है, द्रव्यमान संख्या। क्लियर है भाई, एक और नाम दिया गया है द्रव्यमान संख्या। और ये जो होता है इसे कहते हैं हम प्रतीक। ये क्या होता है भाई, प्रतीक। तो याद रखना, प्रतीक सही है, सिंबल कहते हैं इसे इंग्लिश में। सोडियम किसको दर्शाता है, Na, सोडियम को दर्शाता है Na। तो याद रखेंगे इन तीनों चीजों के बारे में कि किसी भी तत्व के बेस में उसका परमाणु क्रमांक लिखा जाता है और उसके शीर्ष पर उसका परमाणु भार या फिर द्रव्यमान संख्या लिखी जाती है। इतना क्लियर है। तो देखेंगे, देखो जो परमाणु होता है वो भी छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। आप ये दो तीन बातें और समझ लें, फिर अगली वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इन तत्वों के सिंबल। 30 तक हमें याद करने हैं भाई, क्लियर है। आप देखो समझें, जितने भी परमाणु होते हैं वो छोटे छोटे कणों से बने होते हैं। किससे बने होते हैं, छोटे छोटे कणों से बने होते हैं। और ये कण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। सही है भाई, एक होते हैं स्थायी, एक कण होते हैं स्थायी और दूसरे होते हैं अस्थायी। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक तो स्थायी और दूसरे अस्थायी। सही है, अस्थायी कणों को हमें नहीं पढ़ना। देखो अस्थायी जो कण होते हैं वे इस प्रकार के होते हैं जिनका अस्तित्व परमाणु के अंदर तथा बाहर क्षणिक होता है। कैसा होता है भाई, क्षणिक होता है। उन्हें हम क्या कहते हैं, अस्थायी कण। कहने का मतलब यह है, कुछ ऐसे कण होते हैं प्रत्येक परमाणु के अंदर जो कुछ समय के लिए ही अस्तित्व रखते हैं और शीघ्र ही दूसरे पदार्थों में बदल जाते हैं। सही है, कुछ कण होते हैं जो अपना अस्तित्व नहीं रखते, ना तो उन्हें परमाणु से बाहर निकाला जा सकता है और ना ही परमाणु के अंदर उन्हें बहुत लंबे समय तक देखा जा सकता है। जैसे मैं कुछ नाम लिख देता हूं, जैसे न्यूट्रॉनो होता है एक। क्या होता है भाई, न्यूट्रॉनो। अरे पीछे न्यूट्रॉन था, ये न्यूट्रॉनो है। सही है, जैसे मेसान होता है एक। सही है, एंटी न्यूट्रॉनो होता है, एंटी न्यूट्रॉनो। तो ये कुछ ऐसे कण हैं जिनका अस्तित्व परमाणु के अंदर केवल कुछ ही क्षणों के लिए होता है, शीघ्र ही दूसरे कणों में ये परिवर्तित हो जाते हैं। इतना क्लियर है भाई। आगे देखते हैं, स्थायी कण वे होते हैं, इसी डेफिनेशन में करेक्शन करें,
स्थायी कण वे होते हैं जिनका अस्तित्व परमाणु के अंदर तथा परमाणु के बाहर स्थायी रूप से होता है, जिनका अस्तित्व परमाणु के अंदर तथा परमाणु के बाहर स्थायी रूप से होता है। और इस प्रकार के कणों को अब परमाणविक कण कहते हैं। कैसे कहते हैं भाई? अब परमाणविक कण, और इनकी संख्या है 3। कितनी संख्या है इनकी? 3। एक तो है प्रोटॉन से, कौन कौन से हैं? प्रोटॉन, दूसरा है न्यूट्रॉन और तीसरा है इलेक्ट्रॉन। कौन कौन से हैं? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इतना क्लियर है कि परमाणु छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। उसमें 2 प्रकार के कण होते हैं, अस्थायी और दूसरे स्थायी। जो अस्थायी कण होते हैं वो परमाणु के अंदर कुछ ही क्षणों के लिए होते हैं, यानी कि उनका अस्तित्व क्षणिक होता है और कुछ समय के बाद वो नष्ट हो जाते हैं। जबकि दूसरे कण होते हैं स्थायी, जिन्हें अब परमाणविक कण कहते हैं। और ये 3 प्रकार के होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। अब इनके बारे में समझेंगे। देखो, ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, ये जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं, ये परमाणु के नाभिक में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? परमाणु के नाभिक में। सही है। नाभिक के बारे में पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था भाई कि परमाणु के केंद्र में उपस्थित वह सूक्ष्मतम भाग, वह सूक्ष्मतम धनावेशित भाग, जहां उसका संपूर्ण धनावेश और द्रव्यमान केंद्रित होता है, उसे नाभिक कहते हैं। अभी इसकी डेफिनेशन भी मैं लिखा दूंगा, तो ये वाला समझे पहले। और जबकि इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक में नहीं होते हैं, ये परमाणु नाभिक के बाहर, परमाणु नाभिक के बाहर, ये रफ कर देता हूं, देखो मैं, परमाणु नाभिक के बाहर कक्षाओं में उपस्थित होते हैं। कहां उपस्थित होते हैं भाई? कक्षाओं में उपस्थित होते हैं। क्लियर है? दोनों बातें समझ में आ गई। इन कक्षाओं के बारे में अभी हम पढ़ेंगे भाई। सही है, तो याद रखेंगे परमाणु में 3 स्थायी कण होते हैं और इन्हीं को हमें पढ़ना है, अस्थायी कणों को हमें नहीं पढ़ना है भाई। तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, ये 3 स्थायी कण हैं। इसमें परमाणु के नाभिक में कौन कौन से कण पाए जाते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। जबकि इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के बाहर पाया जाता है। और कहां पाया जाता है भाई? कक्षाओं में उपस्थित होते हैं। क्लियर है? अब देखेंगे, देखो, जो मुख्य रूप से आपका नाभिक है वो क्या होता है। तो 1-2 बातें नाभिक के बारे में भी लिख लें, 1-2 बातें नाभिक के बारे में भी लिख लें। देखो, नाभिक क्या होता है भाई, बहुत ध्यान से समझेंगे। सही है। नाभिक धनावेशित भाग होता है। नाभिक क्या होता है भाई? धनावेशित भाग होता है, जो परमाणु के केंद्र में उपस्थित होता है। जो मुख्य रूप से परमाणु के केंद्र में, देखेंगे, देखो, जो परमाणु के केंद्र में उपस्थित होता है, जहां परमाणु का संपूर्ण द्रव्यमान तथा धनावेश केंद्रित होता है, केंद्रित होता है। सही है। उस भाग को हम कहते हैं नाभिक या न्यूक्लियस। क्लियर है भाई कि परमाणु के केंद्र में एक अति सूक्ष्म छोटा सा भाग होता है, जहां पर जितना भी परमाणु है उसका द्रव्यमान और संपूर्ण धनावेश केंद्रित होता है, मतलब उपस्थित होता है। उस छोटे से धनावेशित कण को, भाग को ही क्या कहते हैं हम? नाभिक। और उसके बाहर पाई जाती हैं कक्षाएं, और उन कक्षाओं में उपस्थित होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इसकी पूरी संरचना हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, पार्ट 3 बेसिक में। तो अगला वीडियो देखना ना भूलें भाई, और सभी को इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि हम बहुत स्लो पढ़ रहे हैं। ये बेसिक जब चैप्टर पढ़ेंगे आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा, तो थोड़ा सा तेज भी चलेंगे भाई। सही है। अगर आपका कोई भी सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगा, और जो भी आपका सजेशन होगा उसे मानूंगा भी। सही है भाई। धन्यवाद।